Good afternoon, students. It's 12th class history, and as earlier we are doing the chapter Rebels and the Raj, and I have explained to you the causes of the revolt of 1857, that are political, economic, and military and immediate causes. So today we will start the new topic of this chapter, अवध इन रिवोल्ट. अवध में रिवोल्ट कैसे हुआ? द 2.1 अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू अर माउथ वन डे. चेरी, हेयर इज चेरी. चेरी वर्ड किसके लिए यूज किया है? अवध के लिए. तो इन 1851 गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी डिस्क्राइब द किंगडम अवध एज अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू अर माउथ वन डे. 5 years later, in 1856, the kingdom was formally annexed to the British Empire. As earlier, I have told you that the Governor General Lord Dalhousie, गवर्नर जनरल जो लॉर्ड डलहौजी था ब्रिटिशर का इंडिया में, उसने क्या पॉलिसी चलाई थी? एनेक्सेशन की पॉलिसी. एनेक्सेशन की पॉलिसी में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इंडिया में ब्रिटिशर टेरिटरी और इंडियन टेरिटरीज जो थी, और ब्रिटिशर लोग जो इंडियन टेरिटरी को किसी न किसी बहाने से अपने राज्य में मिला रहे थे, तो वो एनेक्सेशन की पॉलिसी लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी. तो एक अवध ही मतलब जो लॉर्ड डलहौजी अवध के लिए अब चेरी वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो अवध एक जो यूपी में है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. मतलब उसकी सोइल बहुत फर्टाइल है और वहाँ पे उनको मतलब अपने सामान को, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केट भी काफ़ी अच्छी मिल रही थी. तो इसलिए उन्होंने अवध के लिए चेरी वर्ड यूज़ किया. तो लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर जनरल है 1851 में कहता है कि जो अवध वो है, अवध एक चेरी है जो हमारे मुंह में किसी न किसी दिन आ जाएगी. तो 5 साल बाद वो 1851 में ऐसे सोचते हैं, 5 साल बाद 1856 में वो उसे अनेक्स्ट कर लेते हैं, मतलब ब्रिटिश एम्पायर में अवध को मिला लेते हैं. सो हाउ दे विल डू दिस? लेट्स कंटिन्यू. The conquest happened in stages. The subsidiary alliance had been imposed on Awadh in 1801. ब्रिटिशर जो 1801 में अवध के ऊपर एक सब्सिडरी अलायंस लगाते हैं, थोप देते हैं, सब्सिडरी अलायंस थोप देते हैं. बाय द टर्म ऑफ दिस अलायंस द नवाब हैड टू डिसबैंड हिज मिलिट्री फोर्स, अलाउ द ब्रिटिश टू पोजीशन their troop within the kingdom and act in accordance with the advice of the British president who was now to be attached to the court. तो सब्सिडरी अलाइंस में क्या होता है कि जो अवध का जो नवाब होता है उसके साथ एक अलाइंस, एक संधि की जाती है. तो उसमें कहा जाता है कि जो मिलिट्री फोर्स है वो अपनी मिलिट्री फोर्स नहीं रखेगा, अपने जो आर्म्स, अपने हथियार नहीं रखेगा, और उसके किंगडम में सिर्फ ब्रिटिशर फोर्स ही रखी जाएगी. ब्रिटिशर उसके किंगडम में ब्रिटिश की फोर्स होगी और उसके एडवाइस से ही नवाब को सारा काम करना पड़ेगा. तो इससे क्या होता है? डिप्राइव्ड ऑफ हिज आर्म force, the Nawab become increasingly dependent on the British to maintain law and order within the kingdom. तो अब जब उसको फोर्स रखना अलाउ नहीं होता और ब्रिटिशर की फोर्स वहाँ पे रहती है, तो अब जो नवाब होता है उसको अपने हथियार से वंचित हो जाता है. मतलब अब उसके पास किसी भी तरह की कोई सेना नहीं होती, और जो नवाब पूरी तरह से ब्रिटिशर के ऊपर अपने जो लॉ है, कानून बनाना है, कुछ भी नियम बनाना है अपने राज्य में, तो ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंड हो जाता है. ही कुड नो लॉन्गर असर्ट कंट्रोल ओवर द रेबलियन चीफ और तालुकदार. अब उसके राज्य में जितने भी क्रांतिकारी चीफ्स होते हैं और तालुकदार होते हैं, अब उन पर उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता क्योंकि उसके पास कोई सेना ही नहीं होती. इन द मेन टाइम द ब्रिटिशर बिकेम इंक्रीजिंगली इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग द टेरिटरी ऑफ अवध. और साथ ही साथ वो अवध को वैसे भी हड़पना ही चाहते हैं. ब्रिटिश वैसे ही अवध को अपने राज्य में मिलाना चाहते हैं, वो किसी न किसी एक्सक्यूजेस का सहारा ले रहे थे. दे फेल्ट दैट द सोइल देयर वाज गुड फॉर प्रोड्यूसिंग इंडिगो एंड कॉटन, क्योंकि अवध की जो सोइल थी इंडिगो और कॉटन की एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी थी. एंड द रीजन वाज आइडली लोकेटेड टू बी द डिवेल्प इनटू द प्रिंसिपल मार्केट ऑफ अपर इंडिया. अब जो हमने पढ़ा था कि ब्रिटेन में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जितना भी सामान बनता है तब उनको सेल करने के लिए मार्केट चाहिए होती है. तो उन्हें देखते हैं कि अवध एक बहुत अच्छी मार्केट का काम कर सकता है. तो बाय द अर्ली 1850 मोर एवर ऑल द मेजर एरिया ऑफ इंडिया हैड बीन कॉन्क्यूर्ड.
द मराठा लैंड, द दोआब, द कार्नाटिक एंड पंजाब एंड बंगाल। ब्रिटिशर मतलब इंडिया की काफ़ी सारी जो जगह है अपनी टेरिटरी जो अपनी टेरिटरी में मिला, जैसे कि मराठा लैंड है, पंजाब बंगाल है, द्वाब कार्नाटिक लैंड्स है, मतलब सारा अधिकतर वो पोर्शन इंडिया का अपनी टेरिटरी में एनेक्स कर लेते हैं। बट अब अवध ही बच जाती है, तो अवध किसी न किसी बहाने से उन्होंने एनेक्स करनी होती है। द टेक ओवर ऑफ अवध 1856 was expected to complete a process of territorial annexation that had begun with the conquest of Bengal almost a century earlier। मतलब 1856 में उनका ये सारा इरादा जो है अवध को एनेक्सेशन करने का ये पूरा हो जाता है। नाउ 1856 में जो वो अवध को एनेक्सेशन करते हैं, एनेक्सेटेड करते हैं, तो वो कैसे होता है कि जो द किंगडम ऑफ अवध इन द हार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया, जो अवध की किंगडम होती है नॉर्थ इंडिया के का हार्ट, मतलब एक हार्ट माने जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी जोग्राफिकल कंडीशन अच्छी होती है। तो ये द नवाब वाजिद अली शाह, तो उस समय वाजिद अली शाह 1851 के समय जो नवाब वाजिद अली शाह वहाँ का जो राजा होता है डिथोन्ड मतलब उसको सिंहासन से उतार दिया जाता है एंड एक्साइल टू कलकत्ता में उसे एक्साइल मतलब कलकत्ता में उसे भगा देते हैं ऑन द प्लेयर दैट द रीज़न वाज बीइंग मिसगवर्न। प्लिया मतलब वहाँ बहाना क्या बनाते हैं कि जो नवाब वाजिद अली शाह होता है वो मिसगवर्न मतलब अच्छी तरह से अपना शासन को नहीं चला रहा है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट आल्सो wrongly assumed that वाजिद अली शाह वाज एन अनपॉपुलर और ब्रिटिश गवर्नमेंट ये भी कहते हैं कि जो वाजिद अली शाह है वो अनपॉपुलर है रूलर है, मतलब अब मिस गवर्न कर रहा है अपने शासन को, तो वो पॉपुलर भी नहीं है लोगों के अंदर। ऑन द कंट्रेरी ही वाज वाइडली लव्ड एंड व्हेन ही लेफ्ट हिज बिलव्ड लखनऊ देयर वर मैनी हु फॉलोड हिम ऑल द वे टू कानपुर सिंगिंग सॉन्ग ऑफ लैमेट। मतलब जब उसको मतलब कोई ना कोई बहाना बना के उसको वाजिद अली शाह को उसकी गद्दी से उतार के भगा दिया जाता है, तो जो उसकी जनता होती है, उसकी जो प्रजा होती है, तो वो उसे मतलब ऐसा एक्चुअल में नहीं था कि वो अनपॉपुलर रूलर था, लेकिन उसकी जो प्रजा है उसे बहुत प्यार करती है, और जब उसे गद्दी से उतार दिया जाता है उस पर दोष लगा के, तो उसकी जो पॉपुलर जनता जो होती है उसका मतलब लैमेट मतलब बहुत विलाप करती है, और जहाँ वो जाता है उसके पीछे पीछे वो सिंगिंग सॉन्ग ऑफ लैमेट मतलब दुखी में सॉन्ग गीत गाते हुए उसको उसके साथ साथ जाती हैं। सो द लाइफ वाज गोन आउट ऑफ द बॉडी, तो इसी पॉइंट का यही मीनिंग है कि जब वो वाजिद अली शाह शासन से उतार के उसे भगा दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो वहाँ की जनता बहुत उदास हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि जैसे कि शरीर में से आत्मा का निकल जाना। तो नाउ वी विल डू द इफेक्ट ऑफ दिस इवेंट। द रिमूवल ऑफ द नवाब लेड टू द डिसोल्यूशन ऑफ कोर्ट एंड इट्स कल्चर। मतलब जब नवाब का रिमूवल नवाब को गद्दी से हटा देते हैं तो वहाँ का कल्चर और जो सारा जो कोर्ट का सिस्टम होता है सारा बदल जाता है। Thus a whole range of people, musician, dancer, poets, artisan, cooks, retainers, administrative official and so on lose their livelihood। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है कि जब जो उसकी कोर्ट में वाजिद अली शाह की कोर्ट में जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, जैसे म्यूजिशियन है, डांसर है, पोइट है, आर्टिशियन है, मतलब जितने भी लोग वहाँ पर सर्विस कर रहे होते हैं सब अपनी लिवलीहुड अपनी जॉब को खो देते हैं, मतलब उनकी लाइफ मतलब बहुत बुरी हो जाती है। सो और देन फर्दर फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इस तरह से फिरंगी राज वहाँ पे पूरे इंडिया में हो जाता है। सो स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।